क्लास शुरू होते ही हम देखते हैं जे होंग चुपचाप वीडियो गेम खेल रहा होता है और ब्लॉन्डी बस फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। हमारा बॉय जिन नोटिस करता है कि कोकू और योना दोनों क्लास में नहीं है। उसको ये इंट्रीगिंग लगता है कि कल ही ट्रांसफर होने के बाद दोनों ने इतनी जल्दी उसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी कर ली। जब बेल बजती है तो बेटा बुलीज यंगचन को इनवाइट करते हैं गेम्स खेलने और रैंक पुश करने के लिए। वो जिन को भाई इनवाइट करते हैं लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि आज उसके ग्रैंडपा का बर्थडे है। बुलीज डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप ही हैंग आउट करेंगे और यंगचन भाई उनके प्लान के साथ रेडी हो जाता है। तभी हम वापस ब्लैक ब्यूटी के पास चलते हैं जहां सेजू उसको पूरा सीन बता रहा होता है। वो कन्विंस्ड है कि जिन ने डेफिनेटली अपने सारे रिकॉर्ड्स फेक किए हैं और वो डीएनए टेस्ट की ऑथेंटिसिटी पर भाई डाउट करता है सेजू और बताता है कि उसकी रिसर्च में डियोन के बारे में काफी डिस्टर्बिंग बातें मिली है। अपेरेंटली डियोन को पिछले 2 साल से गिज किम और उसकी सिस्टर ने सीरियसली बुली किया है। जब योना पूछती है कि कितना सीरियस था तो स्यू कहता है कि इतना कि कोई भाई ये सोचता रह जाए कि वो इतने टाइम तक ये सब कैसे झेलती रही। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके असॉल्ट के वीडियोस पब्लिक नहीं हुए थे लेकिन वो श्योर है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो काफी सीरियस था। योना ये सुनकर काफी शॉक होती है और सोचती है कि आजकल के बच्चे कितने मेस्ड अप हो गए हैं। सोकू ऐड करता है कि जिन ऑलरेडी 2 बार गिज किम और उसके गैंग को हरा चुका है और अपनी सिस्टर को बुलिंग से बचा चुका है। योना थोड़ा मुस्कुराती है और सोचती है कि ये कितना स्वीट है कि उसका लॉस्ट ब्रदर वापस आता है और उसके पुलिस को सीधा करता है जबकि उसके खुद के सिबलिंग्स सिर्फ उसको निकालने का प्लान बनाते हैं। योना क्यूरियस हो जाती है और जब सब पीसेस जोड़ने लगती है तो सोचती है कि अगर जिन उसको टारगेट करने के इरादे से स्कूल आया होता सेल तो वो इतना ऑब्वियस क्यों होता। एक स्मार्ट पर्सन तो लो प्रोफाइल रखता। कोको अग्री करता है और बोलता है कि अगर किसी के पास रियल प्लान होता तो वो चुपचाप रहता। योना के दिमाग में फिर से थॉट्स रेस करते हैं और वो पूछती है कि क्या जिन का कोई अल्टीरियर मोटिव है डियोन के फैमिली से रिलेटेड। वो इंश्योरेंस मनी का टॉपिक उठाती है जो प्लेन क्रैश के बाद मिली थी। स्यू रिवील करता है कि ग्रैंडपा ने वो मनी रिसीव की थी लेकिन उसका यूज नहीं किया इसलिए वो टाइम के साथ ग्रो हो गई। और जब जिन जिंदा निकला तो ग्रैंडपा ने उसके नाम वाली मनी भाई वापस कर दी लेकिन अब भाई काफी पैसा बचा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि जिन उस पैसा के पीछे हो। योना डॉट्स कनेक्ट करती है और बोलती है कि अगर जिन पैसा के लिए वापस आया है तो डियोन खतरे में हो सकती है अपने ही ब्रदर से। सीन शिफ्ट होता है ग्रोसरी स्टोर में जहां अर्डू शॉपिंग कर रहा होता है और यूजुअल की तरह जिनको लड़कियां घूर रही होती है। जब वो दोनों सामान देख रहे होते हैं दियो गहरी सांस लेती है और बोलती है कि वो पूछना नहीं चाहती थी पर क्यूरियोसिटी के वजह से वो उसकी पोस्ट क्रैश लाइफ के बारे में जानना चाहती है। हमारा बॉय कुछ देर चुप रहता है और तब गर्ल जल्दी से माफी मांगती है कि अगर अनकंफर्टेबल हो तो जवाब ना दे लेकिन वो स्माइल करके कहता है कि इट्स ओके। फिर वो बताता है कि उसका पूरा सिस्टम हिल गया था, वो ट्रॉमा में था, लैंग्वेज भाई नहीं आती थी। फिर भाई बस सरवाइव करने के लिए हर दिन स्ट्रगल करता रहा। गर्ल चुप हो जाती है और इस हैवी बात को प्रोसेस करती है। फिर वो हंसता है और पूछती है क्या उस टाइम गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम मिला। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं। फिर दियो बताती है कि उसके लिए ये सरप्राइज था कि वो योना के सेम होम रूम में है जैसे कि योना ने उसको बताया था। जिन सरप्राइज होता है ये सुन के और तुरंत पूछता है कि क्या वो योना को जानती है। डियोन कहती है कि योना उसके यूएस जाने से पहले उसके साथ बहुत अच्छी थी और जब वो आज उसको मिली तो वो एक हैप्पी रियूनियन था। फिर एक प्लेफुल स्माइल के साथ डियोन रिवील करती है कि योना ने उससे पूछा था कि क्या जिन की कोई गर्लफ्रेंड है और हमारा बॉय बस एक टिपिकल रिएक्शन देता है ये सुन के। बाद में जब वो घर जाते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन फुल स्विंग में होती है। बच्चे अपने ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं और जब वो ओपन करता है तो उसमें एक हाई क्वालिटी वॉलेट होता है। ग्रैंडपा खुशी से रोशन हो जाते हैं लेकिन उनको गिल्ट भाई होता है कि इतने कम पॉकेट मनी में बच्चों ने उनके लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदा। पर उनकी ग्रैंडडॉटर मुस्कुरा के कहती है कि उनके पास काफी पैसा था और ये गिफ्ट एक्चुअली ज्यादा महंगा नहीं था। ओल्ड मैन के हाथ खुशी से कांपते हैं जब वो वॉलेट पकड़ता है और उसका वॉइस इमोशन से भयारा होता है जब वो कहता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसको तब मिला जब जिन वापस घर आया सेफ एंड साउंड।
उस गिफ्ट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तब भाई एक फोन की रिंगटोन सबका अटेंशन ग्रैब करती है। दियोन अपने रूम में जाके फोन उठाती है। जब वो फोन पे बात कर रही होती है, जिन क्वाइटली सुनने की कोशिश करता है और तब भाई उसको सुनाई देता है कि वो गर्ल कन्वीनियंस स्टोर जाने वाली है थोड़ी देर के लिए। ओल्ड मैन पूछता है कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है और पता चलता है कि योना उससे मिलने आई है छोटी सी बात करने के लिए। हमें क्लियरली दिख जाता है कि जिन को कुछ सस्पिशियस फील हो रहा है। रात में जिन अपने कंप्यूटर में डिग करता है ताकि SW कॉर्पोरेशन के बारे में सब कुछ जान सके, जो योना के फैमिली की कंपनी है। वो क्यूरियस है कि योना उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है और वो एक रैंडम ट्रांसफर स्टूडेंट पर बैकग्राउंड चेक क्यों कर रहे हैं। जिन रिफ्लेक्ट करता है अपनी बात कोको के साथ। तब भाई उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। जब वो लिविंग रूम में जाता है, ग्रैंडपा कहता है कि वो थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं। हमारा बॉय पूछता है क्या वो दियोन के पीछे जा रहे हैं और ओल्ड मैन मान जाता है, लेकिन कहता है कि मस्त फ्रेश एयर चाहिए। जिन स्माइल करता है और कहता है कि ग्रैंडपा को घर पर रहना चाहिए, वो खुद चेक कर लेगा। लेकिन ग्रैंडपा इंसिस्ट करता है कि वो खुद जाएगा। जिन याद दिलाता है कि उनको सुबह अर्ली जॉब पे जाना है और फाइनली हमारा बॉय डिसाइड करता है कि वो खुद निकल जाएगा। बाद में हम देखते हैं दोनों लड़कियां बैठकर स्टडीज और अदर टॉपिक्स के बारे में बात कर रही होती है। योना अपने स्टडीइंग अब्रॉड के एक्सपीरियंस शेयर करती है और सजेस्ट करती है कि दियोन भाई कंसिडर करे फॉरेन में पढ़ना। दियोन एडमिट करती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं। जब योना पूछती है क्यों, दियोन कहती है कि वो काफी महंगा होता है और उसे कई साल दूर रहना पड़ेगा, मतलब ग्रैंडपा के साथ नहीं रह पाएगी। योना को ये थोड़ा अजीब लगता है तो दियोन और एक्सप्लेन करती है कि उसको नहीं चाहिए कि ग्रैंडपा अकेला महसूस करे, स्पेशली जब वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। पर उसको थैंकफुल फील होता है कि उसका भाई हमेशा उसके पास होता है, जिसका प्रेजेंस उसको बेटर फील कराता है। मीनवाइल योना स्ट्रगल करती है कि वो कैसे अपना असली रीजन डिस्कस करे, क्योंकि दियोन अपने भाई पर पूरा ट्रस्ट करती है। वो नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां कोको योना को बताता है कि सपोज्ड ओवरसीज स्कूल से किसी ने कंफर्म किया था कि दियोन का भाई वहां कभी स्टूडेंट था ही नहीं। उन्होंने उसका फोटो भाई देखा और बताया कि वो वहां कभी नहीं पढ़ा, और जहां उसका फेक एड्रेस था वहां के करंट रेजिडेंट ने भाई सॉलिड प्रूफ दिया कि वो कभी वहां नहीं रहा, सिर्फ कुछ और लीड्स भाई चेक कर रहा था। तो योना डिसाइड करती है कि दियोन से बात करनी ही पड़ेगी। पर सोकू याद दिलाता है कि उनके पास रिकॉर्ड्स फॉर्ज्ड होने का प्रूफ तो है, पर यह प्रूफ नहीं हुआ कि वो दियोन का रियल भाई नहीं है। योना वरिड फील करती है क्योंकि जो भाई रिकॉर्ड्स जिनके मिसिंग ईयर्स के हैं वो फेक है, और अब जब वो उसके साथ रह रही है तो ये मैटर इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसका मानना है कि दियोन को सच पता चलना चाहिए और वो चाहती है कि अब तक जो कुछ पता चला है वो दियोन को बता दे। प्रेजेंट में योना स्टिल स्ट्रगल करती है कि वो मेन टॉपिक कैसे स्टार्ट करे, जबकि ये उसके विजिट का मेन रीजन है। तभी दियोन बोलती है कि वो बहुत खुश है कि इतने टाइम बाद ऐसे बैठकर बातें कर रही है। हम देखते हैं कि हमारा लड़का दोनों गर्ल्स की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कोकू उसके सामने आ जाता है। जिन बस आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू कमर उसको तुरंत बोलता है कि रुक जा। सियोकचू के माइंड में क्लियरली ये है कि जिन यहां सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों गर्ल्स दियोन को सब कुछ बताने वाली है। इसलिए वो तुरंत जिन का रास्ता रोकता है और बोलता है कि दोनों लड़कियां बस कैचअप कर रही हैं, थोड़ा टाइम उन्हें अकेला छोड़ दो। तभी एक हाई स्पीड वोल्क्सवैगन उनकी तरफ फुल स्पीड में आता है और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही दोनों बॉयज को बोलिंग पिन्स की तरह उड़ा देता है। दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और वोल्क्सवैगन उस स्पॉट पे रुकता है जहां दोनों गर्ल्स बैठी होती है। जिन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हेड के आसपास बड़ी चोट लगी होती है। उसकी आंखें मुश्किल से फोकस करती है और वो शेडी लोगों को देख लेता है जो वैन से निकलकर गर्ल्स को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए जिन पागल की तरह भागता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार होती है। किडनैपर्स ऑलरेडी गर्ल्स को ले जा चुके होते हैं और जिन उनकी कार से कंपीट नहीं कर सकता। दोनों बॉयज हेल्पलेस रह जाते हैं। गुस्से में वो एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हैं
कि उनमें से कोई भाई इस किडनैपिंग के पीछे नहीं है, तो वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ब्लैक हेड गाय तुरंत अपना फोन निकलता है और SW कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी टीम को कॉल करके अर्जेंटली बताता है कि योना को किडनैप कर लिया गया है। वो उन्हें बोलता है कि फुटेज के थ्रू उसको ट्रेस करो। तब भाई जिन चल पड़ता है और ब्लैक हेड गाय उसको पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या वो सच में इस सब के पीछे नहीं है। जिन बस इतना बोलता है कि उसके पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। कोकू बोलता है कि SW सिक्योरिटी ऑलरेडी काम पे लग चुकी है और वो लड़की को ढूंढ निकालेंगी, लेकिन तब तक जिन को उसके साथ ही रहना पड़ेगा ताकि वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सके। लेकिन हमारा लड़का क्लियरली बोलता है कि वो अपनी सिस्टर को ढूंढने जा रहा है और अगर कोकू उसके साथ आना चाहता है तो आ सकता है। कोकू को थोड़ा लगता है कि शायद जिन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तब भाई जिन रुकता है और मजाक में पूछता है कि कोकू ने अपनी कार लाया है क्या। सीन शिफ्ट होता है सिटी के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, जहां एक पब के अंदर मिस्टर चौ चिल मोड में सिगरेट पी रहा होता है। तब भाई उसका लैकी आके बोलता है कि कोई उसे मिलने आया है। मिस्टर चौ पीछे मुड़ के देखता है तो वहां जिन खड़ा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 100 कॉर्पोरेशन के अंदर, जहां एक क्लासी लुकिंग वुमन अपनी चार में बैठी होती है। क्लियरली लगता है कि वो योना की सिस्टर है, क्योंकि उसका लुक भाई उतना ही रॉयल होता है। लॉन्ग ब्लैक HR और शार्प पर्सनैलिटी। एक असिस्टेंट बिना नॉक किए अंदर घुस आता है। लेडी थोड़ी अनॉयड होती है कि बिना परमिशन के कैसे आ गया। असिस्टेंट तुरंत रिपोर्ट करता है कि योना को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर लेडी शॉक तो होती है, लेकिन ज्यादा ट्रबल में नहीं दिखती। एक्चुअली वो हल्की सी स्माइल करती है, जैसे उसे लगता हो कि कुछ रूमर्स सच निकले। फिर वो असिस्टेंट से पूछती है कि क्या उनका ग्रैंडफादर अभय भई कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने का प्लान बना रहा है। असिस्टेंट बोलता है कि वो श्योर नहीं है। लेडी लीन बैक करके सोचती है कि अगर ग्रैंडफादर अपना प्रेशर बना के रखता है तो योना इवेंचुअली मर भाई सकती है, और ये बात उसके लिए शॉकिंग नहीं, एक्साइटिंग होती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है पब में, जहां जिन मिस्टर चाओ से मिलता है और कोकू भाई उसके साथ होता है। कोकू ऑलरेडी चाओ को पहचान लेता है डेटाबेस से और क्यूरियस होता है कि जिन इस गैंगस्टर को कैसे जानता है। चाओ पूछता है कि जिन क्या चाहता है। जिन कहता है उसको थोड़ा इंटेल चाहिए। चाओ एक और सिगरेट जलाता है और बोलता है कि वो हेल्प क्यों करे। जिन सीधा पॉइंट पे आता है और बताता है कि 100 कॉर्पोरेशन की ग्रैंडडॉटर किडनैप हो गई है। यह सुनकर चाओ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तुरंत बोलता है कि वो लोग इस टाइप के काम नहीं करते, स्पेशली जब 100 कॉर्पोरेशन का रिस्क हो। जिन पूछता है कि क्या उसके पास कोई लीड है, लेकिन चाओ क्लियरली बोलता है कि उसके पास रीजन नहीं है कुछ शेयर करने का, स्पेशली जब वो ऑलरेडी जिन की वजह से प्रॉब्लम्स में है। तभी जिन रिवील करता है कि 100 की ग्रैंडडॉटर के साथ उसकी छोटी बहन भाई किडनैप हुई है। अब चाओ रियलाइज करता है कि यह सिचुएशन डेंजरस है, क्योंकि किसी की बहन को छेड़ना जॉन विक के डॉग को छेड़ने जैसा है। फिर चाओ बताता है कि कुछ लोग ब्रोकन कोरियन बोलते हुए आ रहे थे और अनट्रेसेबल वेयरहाउस, बर्नर कार्स और लोग ढूंढ रहे थे। वो ऑफर टेम्पटिंग था, लेकिन चाओ ने मना कर दिया, क्योंकि इस टाइप का काम आसानी से क्लीन नहीं होता। उसने सुना है कि एक दूसरी गैंग ने वो काम ले लिया और वो इंचन में बेस बना के बैठे हैं। बस इतना ही इन्फो है चाओ के पास। शायद कोकू ऑलरेडी अंदाजा लगा चुका हो कि इसके पीछे कौन है। जिन फाइनली थैंक यू बोल के निकलने लगता है, लेकिन चाओ उसको अपना फोन फेंक के देता है और कहता है उसका नंबर सेव कर ले। जिन कंफ्यूज होकर देखता है कि क्यों सेव करे। चाओ थोड़ा चिढ़ के बोलता है कि वेयरहाउस की इन्फो मिलेगी तो कांटेक्ट करने के लिए चाहिए होगा। जिन नंबर डायल करता है और पूछता है कि क्या बार के बाहर जो बाइक खड़ी है वो उसकी है। सीन फिर से शिफ्ट होता है गर्ल्स की तरफ, जहां दियोन आग खोलती है और हेडेक के साथ होश में आती है। उसके आसपास का सीन देखकर योना तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि शायद उसकी वजह से दियोन इस सब में फंस गई। दियोन के दिमाग में रीसेंट इवेंट्स फ्लैश होते हैं और वो शॉक होती है याद करके कि वो दोनों किडनैप हो चुकी है। योना दुखी होकर कंफर्म करती है कि हाँ, वो दोनों अबदक्त की गई है। तब भाई किडनैपर्स अंदर आते हैं और योना ठंडे अंदाज में पूछती है कि उन्हें क्यों उठाया गया। एक किडनैपर चिल्लाता है कि चुप रहो और सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। योना को जल्दी समझ आता है कि ये लोग उसको उसके ग्रैंडफादर के अगेंस्ट लेवरेज के लिए यूज करने वाले हैं। तब भाई एक लैकी अपने बॉस से पूछता है कि दियोन का क्या करे, जो बस योना के साथ होने की वजह से फंसी है। बॉस कहता है कि दियोन उनके किसी काम की नहीं है, तो उसको हटा दो।
योना तुरंत बोलती है कि वो देओन को कुछ नहीं होने देगी। बॉस पूछता है कि वो क्या कर लेगी, तो योना धमकी देती है कि वो अपनी जुबान काट लेगी और ब्लीड करके मर जाएगी। तब उसको किसी डील के लिए यूज कर नहीं किया जा सकता। बॉस हंस पड़ता है कि इतनी सी जान पहले ही जान देने को रेडी है। वो मजाक उड़ाता है और कहता है जाकर काट अपनी जुबान। ये नहीं पता था कि योना सीरियसली अपनी जुबान काट लेगी। उसका मुंह से खून बहने लगता है। बॉस चिल्लाता है शौक में और दूसरा लैकी चुप रहकर सिर्फ उसकी गट्स देखकर हैरान होता है। बॉस खड़ा होता है और बोलता है कि योना के इस मूव ने उसको थोड़ा टाइम दे दिया है। फिर वो कहता है कि देओन को बाद में हटा देंगे और तुरंत उसका मुंह बंद करो ताकि वो चिल्लाए ना। सीन फाइनली वापस शिफ्ट होता है हमारे लड़के और कोकू पे। वो लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो मिस्टर चौ ने बताई थी। कोकू बोलता है कि लगता है लोकेशन सही है क्योंकि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी ने फुटेज ट्रैक करके यही स्पॉट फाइंड किया था। जिन आगे बढ़ता है, कोकू उसको रोकने को बोलता है और कहता है कि बैकअप का वेट करे क्योंकि उसने एसडब्ल्यू सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट्स भाई दिए हैं और वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन हमारा लड़का याद दिलाता रहे कि देओन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए उसको जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा। कोई डिस्कशन का टाइम नहीं था, तो दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरिया में काफी गून्स पेट्रोल कर रहे हैं। अचानक हमारा लड़का एक गून के ऊपर जंप मार के उसकी गर्दन पकड़ के उसको चोक करने लगता है। वो गून होश खोना शुरू करता है और फाइनली बेहोश हो जाता है। हमारा लड़का उसको क्वाइटली ड्रैग करके शैडोज में खींच लेता है जहां पे पहले से कई गून्स पड़े हैं जो ऑलरेडी गिरा चुका था। सह भाई हेल्प कर रहा था और वो जिन की साइलेंट टेक डाउन स्किल्स देख के फुली इम्प्रेस्ड होता है। इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो जिन से पूछता है तू है कौन भाई। जिन कैजुअली कहता है बस एक एवरेज स्टूडेंट हूं सेम स्कूल से। सीन शिफ्ट होता है एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन में जहां फाइनली हमें कंपनी के बिग बॉस मिलते हैं। एक बूढ़ा आदमी, उसके सामने ब्लैक सूट में एक बंदा खड़ा है जो उसको किडनैपर्स के डिमांड्स बता रहा होता है। वो बंदा एक्सप्लेन करता है कि किडनैपर्स चाहते हैं कि एसडब्ल्यू कॉर्प अपना रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे। अगर कंपनी 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देती या रिफ्यूज करती है तो वो लोग मिस योना को मार देंगे। बूढ़ा आदमी पूछता है कि सिक्योरिटी का क्या सीन है, तो ब्लैक सूटेड गाय कहता है कि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी को 50 मिनट्स लगेंगे योना के लोकेशन तक पहुंचने में। फिर शेडी लोकेशन में दो लड़की बात कर रहे होते हैं। दोनों अपने क्लाइंट के बारे में क्यूरियस होते हैं कि ये किडनैपिंग करवा क्यों रहे हैं। एक कहता है कि बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनका काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, क्वेश्चंस नहीं पूछने। तब अचानक एक लड़की के सिर पे जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो शौक में उठ के देखता है तो सामने जिन खड़ा होता है, दूसरे गून को ऑलरेडी गिरा चुका होता। गून से निपटने के बाद जिन अपने फेलो से पूछता है कि उसने कितने लोग गिरा दिए। सियोको कहता है कि उसके पीछे वाला बंदा मिला के टोटल 5 हो गए। जिन क्विकली माइंड में काउंट करता है और रियलाइज करता है कि अब तक 14 लोग गिर चुके हैं, मतलब एनिमी के पास काफी ज्यादा मसल और रिसोर्सेज है। सियोको 9 गूंस को गिराने से इतना हैरान हो जाता है कि वो फाइनली पूछता है कि ये सब करवा कौन रहा है। बंदा सांस भरता है और कहता है कि उन्हें पता नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। जब वो अमेरिका में थे तब भाई ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसको लगा नहीं था कि कोरिया आके इतनी जल्दी फिर से ऐसा कुछ होगा। जिन पॉइंट करता है कि रियल मास्टरमाइंड अभी योना के साथ ही हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि और अंदर जाना पड़ेगा। जाने से पहले जिन कोकू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। कोकू पजल्ड होके पूछता है किस बात का। जिन कहता है कि जब वैन उसके ऊपर चढ़ा था तो वो काफी हर्ट हुआ था। ब्लैक हेड बंदा बोलता है कि वो सब छोड़ो, अपने इंजर्ड लेग का ध्यान रखो। तब भाई किसी की चिल्लाहट सुनाई देती है। कोई पूछ रहा होता है कि लुकआउट्स कहाँ गए। दूसरा बंदा मजाक में कहता है शायद सब टॉयलेट गए होंगे, लेकिन तीसरा बंदा पूछता है कि सब एक साथ टॉयलेट क्यों जाएंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनको उनके लोग अनफॉर्चुनेटली दबा आ गए हों। अनकॉन्शियस पड़े मिलते हैं। कंफ्यूज गून्स कुछ समझ पाए उससे पहले जिन्हें के फेस पे ब्रूटल नी स्मैश मार देता है। फिर एक पतले मुस्ताश वाले गून का हाथ पकड़ के उसके पैर पे सैवेज किक मार के उसका सिर ठोक देता है। दोनों गून्स बेहोश हो जाते हैं। जिन डिसाइड करता है कि वो अलग होके आगे जाएगा। जाते वक्त सोकू उसको बुलाता है और कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वो जिन से ऑफिशियली माफी मांगेगा। बॉस के पास फिर से कमोशन सुनाई देता है और वो अपने लैकी को चेक करने भागे जाता है। अंदर गर्ल्स के मुंह कपड़ों से ढके होते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके। जिन नीचे आता है तो एक लैकी उसको रोकता रहे। मास्क्ड गाय कहता है कि उसने सोकू की फोटो देखी है।
तो ये बंदा डेफिनेटली सोकू नहीं है। फिर वो जिन से पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। जिन कुछ नहीं बोलता, लेकिन समझ जाता है कि यही लोग किडनैपर्स है। मास्क गाय ऑर्डर देता है कि जिन को हटा दो। सीन कट होता है, अपने बस ऊपर से लौट के आ जाओ। और कोको स्टोर रूम में छुपा होता है। वहां उसको दोनों गर्ल्स बंधे हुए मिलती है और आसपास कोई और नहीं होता, तो वो सोचता है कि सब जिन को ढूंढने गए हैं। वो चुपके से जाके योना का मास्क हटाता है। योना पूछती है कि क्या सिक्योरिटी टीम आ गई है, तो कोको बोलता है कि वो रास्ते में है। योना शौक में पूछती है कि उसने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। तब भाई माफिया बॉस आता है और कहता है कि सिक्योरिटी टीम जल्दी नहीं आने वाली। बॉस गेस करता है कि ये बंदा सोकू ही है, एसडब्ल्यू कॉर्प का, और उसके बारे में काफी सुना है। बॉस कहता है कि ये लड़का योना के आसपास घूम के उनके प्लान्स खराब करता रहा है। उसके लिए ये स्मार्ट नहीं था कि बिना बैकअप के आ जाए। तब भाई एक लैकी कोकू पे अटैक करता है, लेकिन कोकू साइड स्टेप करके पंच मार देता है। पर ये लैकी नॉर्मल नहीं था, वो कोकू का पंच डॉज करके अटैक करता है। कोकू को लगता है ये लड़का बाहर वाले गून से ज्यादा टफ है, लेकिन तभी सोजू एक स्ट्रॉन्ग वक मार के उसके स्टमक पे पंच देता है और फिर लेग स्विंग से उसको गिरा देता है। जैसे ही लगता है कि फाइट ओवर है, थुक दोबारा अटैक करता है, लेकिन कोकू उसके बैक पे नी स्मैश कर देता है और गून फाइनली गिर जाता है। स्कारफेस बॉस कहता है कि उसको पता था कोकू ट्रेंड है, लेकिन वो इतना पावरफुल होगा उसका आइडिया नहीं था। दोनों लड़कियां भाई शॉक में होती है। माफिया बॉस बोलता है कि वो ये सब प्राइड फाइट के लिए नहीं कर रहा। लैकी एक ब्लेड निकालता है और सोजू पे अटैक करता है। उसके बॉडी पे काफी ब्रूटल कट्स लगते हैं। बॉस मास्क के नीचे स्माइल करता है और कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि ये लड़का खाली हाथों लड़ने आएगा। लैकी बार बार ब्लेड से अटैक करता है, लेफ्ट राइट सब डायरेक्शन से। सोजू डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको डीप कट्स लगते हैं जो उसकी मूवमेंट स्लो कर देते हैं। जैसे ही सियोकू देखता है कि बॉस गर्ल्स को घूर रहा है, उसको समझ आता है कि डियोन डेंजर में है। डियोन ऑलरेडी डर के मारे कांप रही होती है। तब भाई बॉस डायरेक्टली अपना डैगर डियोन पे फेंक देता है, लेकिन आखिरी सेकंड में योना उसके सामने आ जाती है और डैगर उस तक पहुंचने से पहले सियोकू जंप करके दोनों गर्ल्स के सामने आ जाता है और डैगर सीधा उसके बैक में लगता है। माफिया बॉस सियोकू पे हंसने लगता है और उसको एक बेकार बंदा बोलता है जो सिर्फ तारीफ के लायक है। फिर बॉस ऑर्डर देता है कि योना को छोड़ दो और बाकी दोनों को मार दो। लैकी अग्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब भाई दरवाजा क्रीक करता है और सबकी आंखें वहां चली जाती है। जिन एक बैड एस एंट्री करता है। क्लब में गैंगस्टर चौ अपने लैकी के साथ होता है। उसको इन्फो मिलती है कि गोंग कार्टेल ने किडनैपिंग किया है। चौ शॉक में होता है कि उन्होंने जिन और एसडब्ल्यू कॉप दोनों के अगेंस्ट काम किया, एक ह्यूज मिस्टेक। लैकी पूछता है कि चौ ने जिन की मदद क्यों की। वो कहता है कि जिन ही था जिसने उनको टाइट स्पॉट में डाला और किम फैमिली का सारा डर्ट एक्सपोज किया। चौ कहता है कि उसके पास चॉइस नहीं थी, वो बस एक बुरा आदमी है जो जिन जैसे लड़के से नहीं लड़ सकता, और रिवेंज लेना भाई बेकार है क्योंकि किम फैमिली ने ही उसके साथ पहले प्रॉब्लम क्रिएट की थी। लैकी बोलता है कि जिन की हेल्प भाई नहीं करनी चाहिए थी। चौ चुप हो जाता है, फिर खुद ही मुस्कुरा के कहता है कि उसकी बहन को किडनैप किया गया, वो इसलिए उसने हेल्प की। हाइडआउट में जिन एंट्री करता है। लैकी लीडर पूछता है कि ये बंदा कौन है। योना शॉक में होती है। डियोन भाई सरप्राइज होती है और लाउडली कहती है मेरा भाई। बॉस ये सुन के हंसने लगता है। उसको लगता है ये सीन हिलारियस है कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया उसका प्यारा भाई उसको बचाने आ गया। जिन अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। देव रो रही होती है और कहती है भाई प्लीज यहां से चले जा। योना का दिल टूट जाता है ये देख के कि दोनों सिबलिंग्स इस मेस में उसकी वजह से फंस गए। वो चिल्ला के लैकी से कहती है कि वो कोऑपरेट करेगी अगर वो बाकी सबको छोड़ दे। माफिया बॉस बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भाई नहीं करेगा। योना समझ जाती है कि उसके पास कोई लेवरेज नहीं बचा। सेऊ जमीन पे पड़ा होता है, ब्रूस्ड, लेकिन वो जिन को एडमायर करता है। इतनी टेंशन। मैं भाई जिन का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। लैकी लीडर ऑर्डर देता है कि जिन को हटा दो, काफी टाइम दे दिया, अब काम खत्म करो। लैकी डैगर लेके आगे बढ़ता है, लेकिन जिन अटैक को डिफ्लेक्ट करके डैगर उसी के चेस्ट में घुसा देता है। माफिया बॉस शॉक में होता है। कोकू भाई, डेओन भाई अपने भाई की स्किल देख के स्टन होती है। जिन उसको कहता है आंखें बंद कर। दोनों लड़कियां आंखें टाइटली बंद कर लेती है। जिन फिर लैकी तो स्लैश करता है
उसकी बॉडी पे डीप ब्लडी कट्स पड़ते हैं, ब्लड हर तरफ फ्लाई करता है। योना अब भाई शॉक में होती है कि क्या हो गया। कोकू को फाइनली समझ आता है कि जिन रैंडम नाइफ स्विंग्स नहीं मार रहा, वो प्रॉपर मसल्स और लिगामेंट्स कट कर रहा है ताकि एनिमी न्यूट्रल हो जाए। माफिया बॉस भाई शॉक्ड होता है, कहता है ये बंदा सिर्फ भाई नहीं लगता, एक बॉडीगार्ड जैसा लगता है। जिन उसके तरफ बढ़ता है। बॉस फिर बोलता है कि ये लड़का सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल किड ऐसे नाइफ नहीं चला सकता। लेकिन वो फिर कैजुअली बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका प्लान अब भाई जिन को मारने का ही है। वो अपनी डैगर से उस पर वार करता है, लेकिन मेरा बंदा गॉड लेवल स्पीड से नीचे झुक जाता है और माफिया बॉस डैगर को लेफ्ट राइट स्विंग करता रहता है। जैसे ही माफिया बॉस जिन पर डैगर लेकर झापता है, जिन एक हाथ से इजीली अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपनी डैगर से बॉस पर वार करता है। बॉस क्विक रिफ्लेक्सेस से टाइम पे पीछे हट जाता है और उस ब्रूटल अटैक से बच जाता है। दोनों एक डेडली ब्लेड फाइट में एंगेज हो जाते हैं, जिसमें हर वार पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन इस बार जिनकी ब्लेड अपना निशाना बना लेती है, बॉस के हाथ को काट देती है और उस हाथ को टेम्परेरीली यूजलेस बना देती है। माफिया बॉस अब पेन और डिसबिलीफ में जिन से पूछता है कि वो असल में है कौन, लेकिन जिन बिल्कुल साइलेंट रहता है। उसके चेहरे से कुछ समझ ही नहीं आता। वो अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है। माफिया बॉस बिना किसी डिले के फिर से जिन पर झापता है, लेकिन इस बार जिन उसका रिस्ट पकड़ लेता है और एक तेजी भयारी मूव के साथ उसके दूसरे हाथ को भाई काट देता है। फिर कुछ ब्रूटल अट्स देने के बाद जिन उसके लैकी के चेहरे पर एक धमाकेदार पंच मार देता है, जिससे वो ब्लडी नोज के साथ पीछे लड़खड़ाने लगता है। माफिया बॉस अब पूरा गुस्से में और डेस्परेट हो जाता है। वो गन निकाल के सीधा जिन पर एम करता है, लेकिन ट्रिगर पुल करने से पहले ही जिन डेडली एक्यूरेसी के साथ अपनी डैगर थ्रो करता है, जो सीधा बॉस के शोल्डर में घुस जाती है। पेन से बॉस चीख उठता है। जिन तुरंत उस मोमेंट का फायदा उठाता है और लाइटनिंग स्पीड में बॉस पर झापता है और एक जबरदस्त स्लैप उसके चिन के नीचे मार देता है, जिससे वो एक बोरी की तरह पीछे गिर जाता है। माफिया लीडर अब पूरी तरह हारा हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसका प्राइड और पावर दोनों टूट चुके होते हैं। बाकी सब लोग स्टन साइलेंस में जिन को देखते हैं, जो एक टोटल बैडएस की तरह खड़ा होता है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी हैवी होती है कि योना और कोपू थोड़ा सा कांप जाते हैं। जिन आगे बढ़ता है और अपनी बहन से जेंटली कहता है कि आंखें खोलो। जब वो आंखें खोलती है तो उसको जिन वही खड़ा दिखता है, एक रीअश्योरिंग स्माइल के साथ उसके बैटर्ड फेस पर। बिना रुके जिन उसको कहता है कि वो उसको घर ले जाने आया है। योना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है उसके इंजर्ड अपीयरेंस को देखकर और अपना हाथ उसके जख्मों पर रख के पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिन एक वार्म स्माइल के साथ उसको रीअश्योर करता है कि वो ठीक है, इंजरीज के बावजूद। उसका काम बिहेवियर और कंफर्टिंग वर्ड्स योना के इमोशंस को फ्लड कर देते हैं और वो अनकंट्रोलेबली रो पड़ती है। जिन अपनी तरफ से फुल ट्राई करता है उसको कंफर्ट देने का। उसका खुद का दिल भाई टूट रहा होता है। उसको ऐसे अपसेट देखकर योना डीपली मूव्ड होती है उस कंपैशन से जो जिन अपनी बहन के लिए दिखाता है। अगला दिन SW सोल मेडिकल सेंटर में होता है। जिन क्वाइटली कॉरिडोर में बैठा होता है। उसका हैंडसम फेस नर्सेस का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। उसका फोन बस करता है एक मैसेज के साथ, जो जय एक यंग भाई जीता है, जो क्यूरियस होता है कि जिन स्कूल क्यों नहीं आया। जिन रिप्लाई करता है कि उसको एक काम था, और जब वो अपने मैसेजेस चेक करता है तो उसके फ्रेंड्स एक्साइटेडली हैंगआउट की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसने मिस कर दिया। जिन मैसेजेस पढ़ के स्माइल करता है, एक वार्म कनेक्शन फील करता है, चाहे वो प्रेजेंट नहीं था। वो सीट पे पीछे झुकता है और अपनी नजर कॉरिडोर में घुमाता है। उसकी नजर एक डोर पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है साइकाइट्री डिपार्टमेंट। सीन ट्रांजिशन होती है रात में, जब जिन का इंटेंस बैटल हो चुका होता है गूंस के साथ। तब पुलिस और अथॉरिटीज सीन पे पहुंच जाते हैं। सभी क्रिमिनल्स को राउंड अप किया जाता है। डॉक्टर्स जिन की सिस्टर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। योना जिन के पास आती है और कहती है कि उसको अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और वो बिल पे कर देगी। जिन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है क्यों, क्योंकि उसकी सिस्टर तो दिखती है कि ठीक है। योना एक्सप्लेन करती है कि चाहे दियों अब भाई हर्ट ना लगे, लेकिन हो सकता है उसको अंदर से इंजरीज लगी हो। सिचुएशन का ट्रॉमा काफी सिग्निफिकेंट है,
इसलिए दियों को प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देना जरूरी है। वो ये भाई बताती है कि उसने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि बू और हुइम किम दियों को हैरेस कर रहे थे और वो रिलीव्ड है कि उनको सजा मिली, लेकिन विक्टिम्स के लिए रेजोल्यूशन अभी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि एक काउंसलर से बात करना दियोन के लिए फायदेमंद होगा इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद। इसीलिए हम इमरजेंसी वार्ड में नहीं बल्कि साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं। जब दियोन रूम से बाहर आती है तो वो जिन के पास जाकर पूछती है कि क्या उसने ज्यादा टाइम वेट किया। जिन उसको रियश्योर करता है कि वो बस कुछ मिनट पहले ही आया है। फिर वो डॉक्टर के बारे में पूछता है तो दियोन एक्सप्लेन करती है कि कुछ सीरियस नहीं है, बस उसको एक हफ्ते में एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल वो ठीक है। जिन भी बताता है कि उसकी इंजरीज भी माइनर है, सिर्फ कुछ लाइट ब्रूजेस है। दियोन भी रिलीफ की सांस लेती है कि जिन ठीक है। जिन का माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो दियोन को बुलीड होने के बाद इतना इमोशनल देखता है। ये सब देख के उसका दिल भयारी हो जाता है। फिर वो दियोन से पूछता है क्या हुआ, तो वो बस स्माइल करके कहती है कि वो भया गई थी, क्या पूछना था, लेकिन अंदर से वो हेजिटेंट होती है। अपना क्वेश्चन पूछने में सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब डॉक्टर उसका वेलबीइंग चेक कर रहा था। बैकग्राउंड में सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं जो शॉक्ड होते हैं ये सुनकर कि एक लड़का अकेला ही इतने किडनैपर्स को गिरा दिया। उनके लिए ये बात समझना मुश्किल होती है। दियोन भी स्टंट होती है सोल्जर्स की बात सुनकर। वो क्यूरियस होती है कि जिन इतना अच्छा फाइट कैसे करता है और उसका पास्ट लाइफ कैसा था कोरिया आने से पहले, लेकिन वो इनसे क्वेश्चंस को पूछ नहीं पाती। जब वो कॉरिडोर में वॉक करते हैं तो उनका सामना योना से होता है। जैसे ही दियोन उसको देखती है वो खुशी से चमक उठती है। योना तुरंत पूछती है थेरेपी कैसे गई। दियोन बताती है कि सब ठीक था और उसने सुना है कि योना ने उसके ट्रीटमेंट का बिल कवर किया। योना कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उससे याद दिलाती है कि वो उसी की वजह से इस मेस में फंसी थी। योना फिर सिंसियरली सॉरी बोलती है। दियोन हंसता हुआ कहता है कि योना ऑलरेडी कई बार सॉरी बोल चुकी है और वैसे भी योना खुद भी विक्टिम थी। कभी जिन नोटिस करता है एक मैसिव बॉडीगार्ड को जो योना के पीछे खड़ा होता है और उसके फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जिन बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। योना फिर जिन से पूछती है कि क्या उसने चेकअप करा लिया। जिन तुरंत हाँ बोलता है और दियोन बोलती है कि उसको खींच कर ले जाना पड़ा था। वो सिर्फ तभी एग्री हुआ जब उसने धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो मैं भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। दियोन फिर सीयू के बारे में पूछती है और योना कंफर्म करती है कि वो भी इसी हॉस्पिटल में है। दियोन काफी एक्साइटेड होती है उसे मिलने के लिए और डिसाइड करती है कि जाने से पहले उसको मिल लेते हैं। चाहे दियोन एक्साइटेड होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर वो कोकू से मिलते हैं और दियोन उसको थैंक करती है कि उसने उसको ब्लेड से बचाया। कोकू थोड़ा स्टार्टल्ड होता है और स्टैमर करके कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। दियोन फिर सीयू से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है हाँ, अब काफी बेटर फील कर रहा है। तभी जिन का मूड ऑफ हो जाता है। उसकी सिस्टर को कोकू के साथ क्लोज देखकर वो चुपचाप खड़ा रहता है, क्लियरली अनकंफर्टेबल। योना और उसका बॉडीगार्ड भी नोटिस करते हैं कि जिन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। दियोन होप करती है कि कोकू जल्दी रिकवर हो जाए। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। योना उनको बाय करती है और वो लोग मेन डोर से बाहर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो बॉडीगार्ड डीप थॉट में होता है और कहता है कि इट्स हार्ड टू बिलीव कि इतना पतला सा लड़का इतने सारे लोगों को एक साथ गिरा सकता है। ये अनबिलीवेबल लगता है। योना थोड़ी हंसी करती है और कहती है कि उसको भी अमेजिंग लगता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये बात एक प्रो जैसे बॉडीगार्ड को सरप्राइज करे। बॉडीगार्ड शोल्डर्स ऊंचा के कहता है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि उस लड़के ने एक ग्रुप को बीट किया, उसमें कुछ और डीपर बात है। वो कहता है कि जिन ने बिना नॉइस क्रिएट किए 4 से ज्यादा गार्ड्स को न्यूट्रलाइज किया, जो एक ट्रेन्ड प्रो के लिए भी मुश्किल होता है। इन बैकअप के सबसे क्रेजी बात तो यह है कि उसने किसी को मारा नहीं, बस सबको कॉम्बैट के लायक नहीं छोड़ा। और उन 2 आदमियों के कट्स को देखकर जो कार्गो कंटेनर में मिले थे, उसके नाइफ स्किल्स इंसेनली एडवांस थे, स्पेशली जबकि वो रिटायर्ड सोल्जर्स थे, सिर्फ नॉर्मल थग्स नहीं। वो एंड में कहता है कि सोकू के रिपोर्ट और थग्स की कंडीशन देखकर क्लियरली पता चलता है कि जिन यू एक हाईली ट्रेन्ड प्रो है जिसके पास काफी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। कोकू और दियोन दोनों इस बात से स्टन्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद
हम दियोन और जिन के साथ होते हैं। दियोन तुरंत सॉरी बोलती है, एम्बैरेस्ड फील करती है कि उसको हमेशा उसकी हेल्प चाहिए होती है। जिन उसको कहता है कि उसको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि जिन कहता है कि उसको थैंक यू बोलना चाहिए। दियोन थोड़ा शॉक्ड होती है ये सुनकर। जिन कंटिन्यू करता है कि उसको अब समझ आया है फैमिली क्या होती है। पहली बार उसने किसी और की सेफ्टी को अपने ऊपर रखा बिना कोई कैलकुलेशन के। ये फीलिंग उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। जब तक वो इस कंट्री में नहीं आया था, तो अब उसको समझ आने लगा कि रियल फैमिली का मतलब क्या होता है। फिर हम उसी ब्लैक शॉट एचआर वाली वुमेन को दोबारा देखते हैं, जो शायद योना की सिस्टर है, और वो पूरी तरह से डिस्ट्रेस में होती है कि योना सेफली रेस्क्यू हो गई है। रिपोर्टर ये डिटेल करता है कि एक सस्पिशियस रूमर चल रहा है। ये रिपोर्टर डिटेल में बताता है कि चाहे सोकू का रोल रेस्क्यू में इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके साथ एक और स्टूडेंट था जिसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो रिपोर्टर कहता है कि इवन चेयरमैन उस स्टूडेंट में इंटरेस्ट ले रहा है, और हमें ऑलरेडी पता है कि वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का ही है। वुमन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या ये रूमर सच में ट्रू हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं जिन को, जो हार्डकोर पुलअप्स कर रहा होता है। उसका दिमाग उन लोगों की तस्वीरों से बयार गया होता है जिनके साथ उसने फाइट की थी। जैसे ही वो वर्कआउट में लॉस्ट होता है, देओन दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि वो कुछ फ्रूट लेकर आई है। जब डायान फ्रूट खा रही होती है, तभी जिन आता है और तुरंत पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। डायान बोलती है कि वो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 1000 बार आंसर कर चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है। जिन जैसे ही बैठता है, उसको लगता है कि देओन कुछ सोच रही है, तो वो पूछता रहे क्या हुआ। तब देओन कहती है कि वो उसको नफरत नहीं करती, जस्ट बिकॉज उसने उन लोगों को ब्रूटल तरीके से मारा। उसका कहना होता है कि इससे उसकी जिन के लिए फीलिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि जिन ने ये सब उसको बचाने के लिए किया था और वो उसके पास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पूछेगी। फिर देओन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि वो कभी ग्रैंडपा को स्कूल में जो कुछ बुरा हुआ था वो बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब उसको लगता है कि वो सब कुछ ओपनली शेयर कर सकती है। अचानक उसका फोन बजता है। योना का कॉल होता है, तो वो फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। कॉल पे बात करते हुए कुछ देर बाद हम देखते हैं योना जिन के सामने बैठी होती है। जिन उसको सीट लेने को कहता है। जब वो बैठ जाती है तो जिन पूछता है कि उसने मिलने के लिए क्यों बुलाया। योना कहती है कि वो पर्सनली सॉरी कहना चाहती थी कि दियोन को इतनी डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया, जबकि उसने ऑलरेडी पहले भी सॉरी बोला था, लेकिन वो चाहती थी कि जिन के सामने पर्सनली माफी मांगे। वो ये भी बताती है कि सोकू भी जैसे ही ठीक होगा तो वो भी पर्सनली माफी मांगेगा। फिर वो जिन को थैंक्स बोलती है उसको भी बचाने के लिए, लेकिन जिन क्लियरली बोलता है कि वो सिर्फ दियोन को रेस्क्यू करने गया था, योना को नहीं। योना कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में तो वो भी सेफ हो गई ना। जब वो अपनी बात कंप्लीट करती है, जिन पूछता है क्या कुछ और बोलना चाहती है। योना कन्फेस करती है कि वो ये भी कहना चाहती थी कि अब वो उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन बंद कर देंगे, और वो होप करती है कि जिन ज्यादा नाराज नहीं है कि उन्होंने उसके पास्ट को इन्वेस्टिगेट किया। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले और अमेरिका में रीसेंट किडनैपिंग अटेम्प्ट के बाद उसको रेड फ्लैग्स मिले थे। योना बोलती है कि उसने बचपन से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस किए हैं बिकॉज ऑफ हु शी इज। वो कहती है कि चाहे उनको जिन के डॉक्यूमेंट्स के फेक होने का असली रीजन नहीं मिला, लेकिन अब वो इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। जिन उठता है और बोलता है अगर और कुछ नहीं है तो वो निकलता है। योना थोड़ा शॉक्ड होती है और पूछती है क्या वो थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकता है, क्योंकि उसका ग्रैंडपा पर्सनली उसका थैंक्स कहना चाहता है। जब जिन वापस जाता है और पूछता है रहा होता है, तो वो कैजुअली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो योना को बचाने तो गया ही नहीं था। योना चुप हो जाती है और जिन रात के अंधेरे में ग्लूमी गालियों से गुजरकर घर जा रहा होता है। जैसे ही वो चलता है, एक जाना पहचाना इंसान एक स्ट्रीट के कोने में दिखता है। जूम इन होने पर पता चलता है कि वो मिस्टर चा का एक लैकी है जो पेट में शूट हुआ पड़ा होता है। एक जिन तुरंत उसको पहचान लेता है। वो आदमी मुश्किल से जिंदा होता है, लेकिन फिर भी जिन को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से गैंग डेंजर में पड़ गया। वो कहता है कि किम फैमिली एक्सपोज होने के बाद वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, और फिर उनके बॉस ने भी गून कार्टेल का लोकेशन जिन को टिप कर दिया, जिसकी वजह से गून कार्टेल और उनकी गैंग के बीच टेंशन बढ़ गया। मिस्टर चा का एरिया अब अटैक में है।
उनके फ्रेंड्स और लैकीज ऑलरेडी मार दिए गए हैं और गून कार्टेल का लीडर पर्सनली ट्विक चा से मिलने आया। गूंग और चा फाइनली फेस ऑफ करते हैं। गूंग उस पर वर्बली अटैक करता है और कहता है कि क्यों नहीं वो खुद को और अपने मेन को एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लेता। चा भी जवाब देता है कि उसने ऑलरेडी अपने ज्यादा क्रू को छुट्टी पर भाई दिया है और गूंग पूरे प्लेटून के साथ आया है। फिर एक और आदमी जो कोट में होता है कहता है कि चा को किम फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था और जब वो काफी नहीं था तो उसने गूंग को भी टिप दे दिया। गैंगस्टर चा फिर से ब्रूटल रिप्लाई देता है। गूंग अपना टेम्पर लूज कर देता है और अपने सारे लैकीज को चा पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सारे गून्स चा पर वाइल्ड डॉग्स की तरह रश करते हैं, लेकिन चा कोई कमजोर आदमी नहीं होता। वो पंच को डॉज करता है और अपने अटैकर को एक स्ट्रॉन्ग ब्लो देकर हिला देता है। एक और गून उस पर अटैक करता है, लेकिन चा उसके चिन पर हिट करता है, उसको खून में पूल में गिरा देता है। गूंग गुस्से में अपने दांत कस लेता है, जबकि चा एक के बाद एक लैकीज गिरा रहा होता है जैसे वो सिर्फ फ्लाइज हो। अचानक चा पीछे से एक स्टिक के ब्रूटल हिट से गिर पड़ता है, लेकिन वो तुरंत रिकवर करके अपने अटैकर को एक पंच से नीचे गिरा देता है। चा ने काफी गूंस को गिरा दिया होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो क्लियरली सबको नहीं संभाल सकता। चा स्टैंस लेता है। उसको पता होता है कि वो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। उसको गुस्सा भी आता है कि गूंग इतने लोग लेकर आया, जबकि उसको पता था कि क्लब में ज्यादा मेन नहीं है। लेकिन वो स्मर्क करता है और सोचता है क्या हमारा लड़का उसकी छोटी सिस्टर को सेव कर चुका होगा। और फिर जिन क्लब के बाहर अपीयर होता है, गार्ड खड़े होती है और उसको बोलते हैं भैया जा, लेकिन जिन ऑर्डर सुनने वाला नहीं होता। वो एक गार्ड को ब्रूटल किक मारता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। बाकी दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो बाइक से उतरता है और दो रिमेनिंग गून्स उस पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन एक का हाथ पकड़ के उसका फेस स्मैश कर देता है। खून हर तरफ बिखर जाता है। दूसरा गून भी एक हेवी किक से गिर जाता है। जिन अंदर जाता है और वहां काफी बॉडीज देखता है। कुछ एरोगेंट थग्स उसको बोलते हैं वापस जा, लेकिन जिन उनकी तरफ कॉन्फिडेंटली चलता रहता है। एक थग कुछ बकवास करता है, लेकिन जिन उसको एक पंच में जमीन पर गिरा देता है। बाकी थग्स डर जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन पर चार्ज कर देते हैं, लेकिन जिन उन सबको एक के बाद एक गिरा देता है। सीन वापस चा के पास स्विच होता है, जो थक गया होता है इतनी फाइट के बाद। गून फ्रस्ट्रेटेड होता है कि चा अब तक सरवाइव कर रहा है। गून का असिस्टेंट सोचता है कि अच्छा हुआ कि चा सिर्फ अकेला था, वरना सबका काट के रख देता। फिर और लैकीज चा पर अटैक करते हैं। चा एक को गिरा देता है, लेकिन फिर एक पंच डायरेक्टली उसके फेस पर लगता है। चा उस पंच का जवाब इक्वली पावरफुल पंच से देता है। अब चा मुश्किल से खड़ा है और गूंग एडमिट करता है कि चा टफ है, लेकिन वो बोलता है कि चा का टाइम खत्म हो गया है और उसको गिव अप कर देना चाहिए। चा खून थूकता है और कहता है कि क्यों करे सरेंडर, वो जो स्टार्ट किया है वो फिनिश करेगा। और जैसे ही वो बोल्ड डायलॉग बोलता है, सडन डिस्टर्बेंस होता है। एंट्रेंस पे लैकी चिल्लाने लगते हैं। गूंग कंफ्यूज्ड होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जब सब पीछे देखते हैं तो पहले कुछ नहीं दिखता, फिर फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। जिन अंदर आता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि एक किड यहाँ क्या कर रहा है। चा भी उसको देखकर शॉक्ड होता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन कैजुअली कहता है कि वो सिर्फ अपनी बाइक वापस करने आया है। चा डिसबिलीफ में होता है कि ऐसे सिचुएशन में भी ये लड़का ऐसी बकवास कर रहा है। गूंग का असिस्टेंट रियलाइज करता है कि चा इस लड़के को जानता है, तो वो ऑर्डर्स देता है कि जिन को भी मार डालो। लैकी उस तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ता है जैसे किसी टॉडलर को डांटने जा रहा हो। चा कहता है कि बेहतर होगा कि तुम लोग उसको अकेला छोड़ दो, लेकिन असिस्टेंट इंसिस्ट करता है कि जिन सब देख चुका है, इसलिए उसको जाने नहीं दे सकते। चा फिर बोलता है कि दुआ करो जिन तुम लोगों को छोड़ दे, ना कि उल्टा। असिस्टेंट कंफ्यूज होता है कि ये क्या बकवास है, लेकिन तुरंत समझ जाता है जब जिन एक पंच में एक बंदा गिरा देता है। फिर जिन किक से दूसरे का पैर तोड़ देता है और तीसरे को हेडबट करके गिरा देता है। एक थग पीछे से बैक से अटैक करता है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर उसका फेस स्मैश कर देता है। बैट जमीन पर गिर जाता है। गूंग स्टन्ड होता है जिन का अटैक देखकर। चा बस स्मिर्क करता है और कहता है कि उन्होंने पहले बोला था पर किसी ने नहीं सुना। वो कहता है कि चा खुद स्ट्रांग है,
लेकिन जिन के सामने उसकी भी नहीं चलेगी। बिग बॉस सिंपली ऑर्डर देता है कि जिन को गिरा दो, लेकिन जैसे ही गूंज जिन पर चार्ज करते हैं वो सबको एफर्टलेस तरीके से गिरा देता है, जैसे वो सिर्फ ट्रेनिंग डमीज हो। बिग बॉस का पेशेंस टूट जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम लोग एक छोटे से लड़के से हार रहे हो। लेकिन जैसे ही जो अगला कमांड देने वाला होता है वो अचानक चुप हो जाता है। जब वो देखता है चा को उसकी तरफ चार्ज करते हुए तो गून को ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है कि अब चीजें और ज्यादा मेस होने वाली है। थोड़ी देर बाद बड़ा बॉस और उसका लैकी दोनों जमीन पे पड़े होते हैं, जैसे मिट्टी को किस किया हो, और चा बिल्कुल थता हुआ पीछे गिरता है। जिन उसके पास कामली आता है और चा जब ऊपर देखता है तो पूरे फाइट का रैकेज देखता है। लोग इधर उधर बिग रैपर्स की तरह बिखरे हुए होते हैं और जिन विक्ट्री में खड़ा होता है। जिन कैजुअली कहता है कि चौ ने अब अपने ड्यूज चुका दिए हैं। चौ शॉक में होता है और सोचता है कि ये लड़का अब भी वही पुरानी नॉनसेंस पे फिक्सेटेड कैसे है। फिर वो पूछता है क्या जिन ने उसकी सिस्टर को बचा लिया। जिन कामली बोलता है कि हाँ, और ये सब चौ की वजह से पॉसिबल हुआ। अगला सीन एक हॉस्पिटल रूम का होता है जहां चौ का एक लैकी अचानक से होश में आता है और देखता है कि चौ दूसरी साइड पे बंधा हुआ पड़ा है, क्लियरली अभी भी रफ शेप में। लैकी शॉक हो जाता है उसको वहां देखकर और चौ तुरंत कहता है कि हॉस्पिटल में उसको बॉस कहना बंद करे। जूनियर कंफ्यूज होता है और पूछता है कि बॉस यहाँ कैसे आ गया। चौ कैजुअली बताता है कि उसको थोड़ा मार पड़ गया और टैक्सी से यहाँ आ गया। फिर लैकी पूछता है यंग और बाकी सब लोगों का क्या हुआ। चौ नॉनचलेंटली कह देता है कि उन सबका काम उसने खत्म कर दिया। जूनियर को विश्वास नहीं होता और कहता है कि ये सब बकवास लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में चौ थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वो झूठ क्यों बोलेगा। लैकी बोलता है शायद इसलिए क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसको गूम ने हरा दिया। चा फिर पूछता है क्या जूनियर ने कल जिन से मिला था। जूनियर एक्साइटेड होकर कंफर्म करता है कि हाँ मिला था। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो क्लब से निकल रहा था तब एनिमी टीम ने उसको एम्बुश किया और ब्रूटल तरीके से चोट खाने के बाद उसने जिन को देखा और उस पे चिल्लाया। गुस्से में जिन पे चार्ज किया, लेकिन पहली हिट मिलते ही वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं। चा फिर एक्सप्लेन करता है कि जिन ने ही उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए नॉकआउट किया होगा। चा आगे बताता है कि क्लब के अंदर वो एनिमी टीम के नंबर से ओवरवेल्म्ड हो गया था और तभी जिन आया, सबको सेकंड्स में गिरा दिया और कह दिया कि अब चा ने अपने ड्यूज चुका दिए हैं, और फिर आराम से चला गया। लैकी को यह सब बहुत इंप्रेसिव लगता है और कहता है कि ये तो फुल बैडएस मोमेंट था। चा भी अग्री करता है और कहता है जिन वैसे काफी इंप्रेसिव है। फिर लैकी पूछता है क्या चाओ को पता है कि जिन सच में है कौन। चाओ कहता है कि जिन तो कहता है वो एक एवरेज टीनेजर है, तो शायद उसी का वर्ड मान लेना चाहिए। अगला सीन प्लेग्राउंड का है जहां एक फुटबॉल सीधा जिन की तरफ आता है और वो इजीली पकड़ लेता है। रेफरी तुरंत बोलता है ये हैंडबॉल है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। जिन का फ्रेंड इरिटेटेड होकर इसको याद दिलाता है कि वो गोलकीपर नहीं है तो बॉल मत पकड़ा कर। जिन कंफ्यूज हो जाता है कि उसको डांटा क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी सॉरी बोल देता है। अचानक स्कूल बेल बजती है और जिन के दोस्तों उसको बुलाते हैं और पूछते हैं क्या उसके पास टाइम है हैंग आउट करने का, क्योंकि आज ही वो दिन है जब योंगचैंग के आफ्टर स्कूल लेसन्स में ही है और वो लोग साथ में गेमिंग का प्लान बना रहे हैं। जिन कहता है कि वो लोग पहले चले जाएं, वो बाद में लोकेशन पे मिल जाएगा क्योंकि उसको पहले अपनी सिस्टर को घर छोड़ना है। फ्रेंड्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं क्या जिन ने फिर से सिस्टर की बेबी सिटिंग स्टार्ट कर दी है। जिन एक्सप्लेन करता है कि उसकी सिस्टर आजकल थोड़ा ठीक नहीं फील कर रही है। ब्लॉन्डी डिसाइड करता है कि जिन के लिए स्पॉट सेव करेगा। दूसरी तरफ दियोन अपनी क्लास से निकलने का प्लान बना रही होती है और सोचती है कि वो जिन के लिए किमची स्टू बनाएगी क्योंकि लास्ट टाइम उसने वो एंजॉय किया था, पर उसको डाउट होता है कि जिन स्पाइसी फूड हैंडल कर पाएगा या नहीं। तो वो सोचती है कि शायद माइल्ड सोयाबीन पेस्ट स्टू बेटर होगा। तभी वो सुनती है कि उसकी क्लास की लड़कियां विंडो के पास एक्साइटेड हो रही हैं, सब जिन को देख के फैन गर्ल बन रही होती है। कोई कहता है वो हॉट है तो कोई कहता है काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। वो दियोन से भी पूछते हैं क्या उसका भाई किसी को डेट कर रहा है। दियोन थोड़ा सरप्राइज होती है इतने इंटरेस्ट से, लेकिन हेजिटेट करके कहती है कि उसके भाई ने कहा था कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा। जब लड़कियां विंडो के पास वापस जाती है, दियोन हल्की सी स्माइल करती है, खुश होती है कि उसका भाई गर्ल्स के बीच फेमस है। स्कूल से बाहर वॉक करते हुए दियोन सोचती है कि जिन का गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है और क्या वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड भी है या नहीं।
तभी वो कुछ आवाजें सुनती है और देखती है जिन अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। वो क्विकली उनको पोलाइटली ग्रीट करती है और एक शाई लैकी उसकी क्यूटनेस से ब्लश करके बस हाथ हिला देता है। जब बॉयज चले जाते हैं गेम रूम की तरफ, देओन पूछती है क्या जिन अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। जिन कहता है हाँ, पर वो पहले घर जाएगा। जब देओन पूछती है क्या ये उसकी वजह से है, तो जिन एक्सप्लेन करता है कि उसने घर पे कुछ छोड़ दिया है। देओन इंसिस्ट करती है कि वो अकेली वॉक कर सकती है क्योंकि अभी ब्राइट टाइम है। जिन फिर भी कहता है कि उसको जरूर घर से एक चीज लेना है। देओन कहती है कि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट मत दो, जैसे उसने योना से भी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट रिजेक्ट किया था। वो बस नॉर्मल लाइफ चाहती है। जिन चुप हो जाता है लेकिन अग्री करता है कि जैसे वो कहती है वैसे करेगा, लेकिन सजेस्ट करता है कि कभी कभी साथ में वॉक करते रहेंगे। देओन थोड़ा पाउट करती है और कहती है कि वो ज्यादा वरी करता है। जिन कहता है कि वो सिर्फ वरी नहीं करता बल्कि उनके वॉक्स को एंजॉय भी करता है। लास्ट में देओन मान जाती है। वॉक करते वक्त जिन अचानक रुक जाता है जब वो वही ब्लैक रेड वुमन देखता है जो शायद योना की सिस्टर हो सकती है। वो जिन को ग्रीट करती है लेकिन जिन इग्नोर कर देता है। देओन भी क्लूलेस होती है कि ये कौन है। वुमन प्रिटेंड करती है कि वो देओन को पहली बार देख रही है और फेक कंसर्न के साथ कहती है कि तुम वो हो जिसने योना की किडनैपिंग के बाद सब कुछ झेला। देओन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो कौन है। वुमन कहती है वो योना की कजिन है और देओन का थैंक्स करने आई है और डिनर ऑफर करती है अगर उसके पास टाइम हो। जिन फ्लैटली रिफ्यूज करता है और कहता है कि योना ने उसको पर्सनली थैंक किया था। इसकी पुराने एपिसोड इसी चैनल पर है, सेम थंबनेल के साथ है, तो तुम वहां पर जाकर उसे देख सकते हो। ये है 3rd एपिसोड। अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आओ।